Good evening, my friends, and welcome to my channel, to our channel rather, because this is your and our channel, my channel, your channel, because you're viewing it and I'm sharing the information. So today we are going to read Indian Express, founded by Ramnath Goenka. This is the content today. We are going to read the English passage and you will understand. I'm sitting in India, so this is IST. I know people from various regions are listening to our videos and learning. So, good evening, or good afternoon, or good morning to respective regions. I'll be also talking in my native language for my Indian audience. For my global audience, please wait until the end of this video so that you can listen it all in English while I try to beforehand comprehend this for my all Indian students. Thank you all for your patience. भारतीय स्टूडेंट्स और विद्यार्थियों और अपने भारतीय ऑडियंसेस का मैं स्वागत करती हूँ और आज हम लेके आए हैं अपना टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस का, फाउंडेड बाय रामनाथ गोयनका। और इनकी जो टैगलाइन है वो कहती है बिकॉज द ट्रूथ इन्वॉल्व अस ऑल। यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत मायने रखता है। टॉपिक है थ्री रत्नास का। थ्री रत्नास मतलब हाल ही में हमारी भारतीय सरकार ने उच्च श्रेष्ठ जो एक दिया है, कन्फर किया गया है भारत रत्न, वो तीन महानुभावों को है जिनका कि नाम है चौधरी चरण सिंह, माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव और हमारे स्वामीनाथन जी। इनको दिया गया एम एस स्वामीनाथन जी, जो कि एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। यहाँ पे लिखा भी हुआ ऑनर टू राव, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, स्वामीनाथन जो हमारे बहुत अच्छे एग्रीकल्चरिस्ट थे, साइंटिस्ट, और चरण सिंह जी जो कि पॉलिटिकल लीडर थे। इस वेल डिज़र्व, वो इसको वेल डिज़र्व करते हैं एंड पॉलिटिकली टाइम, और बिल्कुल सही पॉलिटिकल टाइम में दिया गया है उनको ये भारत रत्न। इट शुड ऑल्सो स्पर इंट्रोस्पेक्शन। स्पर का मतलब है कि वो क्रिएट करे। अगर हम कहा भी जाए तो स्पर का सिंपल मीनिंग होता है कि एक स्पाइक करे, मतलब एक अंदर एक जागृत करे एक रोशनी इंट्रोस्पेक्शन की, सोचने के लिए। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि आप सोचिए, विचार करिए, गहन करिए। तो आज हम पढ़ते हैं इसके बारे में आगे। द टाइमिंग ahead of Lok Sabha polls of the Narendra Modi government's decision to confer Bharat Ratna on Chaudhary Charan Singh and PV Narasimha Rao, both former prime ministers, may be political। कहा गया है द टाइमिंग ahead of लोक सभा पोल्स, मतलब लोकसभा के जो पोल्स हैं उनके वो आने वाले हैं, उस समय के आने के पहले ही जो नरेंद्र मोदी सरकार ने एक डिसीजन किया है कि वो भारत रत्न उन्होंने दिया है चौधरी चरण सिंह जी को, पीवी नरसिम्हा राव जी को, जो कि दोनों फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। मे बी पॉलिटिकल हो सकता है, ये एक पॉलिटिकल परिवेश में लिया गया निर्णय हो। वाइल द फर्स्ट वॉज लीडिंग एंटी कांग्रेस वॉइस फ्रॉम द लेट 60s टू द मिड 80s, जो पहले मंत्री थे वो आवाज़ उठाते थे एंटी कांग्रेस को लेके, जो यहाँ की एक पार्टी है वो लेट 60s में और मिड 80s में, जब 60 और 80 का दशक हुआ करता था। द लैटर जो दूसरे हैं इज समवन whom the current ruling dispensation has sought to portray as having gotten a real deal from grand old party। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरे वाले हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जिनको दिया गया है, वो करंट रूलिंग डिस्पेंसेशन का मतलब हम समझेंगे कि क्या होगा। डिस्पेंसेशन मतलब किसी भी काम को लेकर उसको उसको पूरा करना, मतलब किसी भी रिक्वायरमेंट को एग्जामिशन फ्रॉम अ रूल और यूजुअल रिक्वायरमेंट्स से उसको डिस्पेंस कराना, उस काम को लेना। हैज सॉट टू पोर्ट्रे एज हैविंग गॉटन अ रॉ डील, मतलब कि उन्होंने वो एक कोई रॉ डील उस समय की थी, उस ग्रैंड ओल्ड पार्टी से उन्होंने उसको डिस्पेंस कराई। कोई बहुत ही अच्छा मुद्दा रहा होगा। बट देर इज़ नो डाउट दैट बोथ एंड a third recipient of the honor, the agricultural scientist M.S. Swaminathan, fully deserve the nation's highest civilian award। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों प्रधानमंत्री, हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री और जो हमारे नरसिम्हा, जो हमारे जो एम एस स्वामीनाथन हैं तीसरे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जिन जो है इनको जो मिला है ये हाई सिविलियन अवार्ड डिजर्व करते हैं। नरसिम्हा राव वॉज फादर ऑफ द इंडियाज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उनको कहा भी जाता है कि नरसिम्हा राव जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे माननीय, उनको इंडिया का इकोनॉमिक रिफॉर्म का फादर कहा जाता है। द सक्सेस ऑफ द पॉलिसी चेंजेस ही अनवेल्ड इन 1991। उस पॉलिसी की सक्सेस हुई थी जो वो पॉलिसी अनवेल करी गई थी 1991 में। ओपनिंग अप द इकोनॉमी टू द वर्ल्ड एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कैन बी मेजर्ड नॉट ओनली बाय द कंट्रीज GDP growing some 13-fold from 270 billion to $3.5 trillion
trillion since then, but also by subsequent governments not really reversing directions. तो उस समय जब उन्होंने ये एक इकोनॉमी का रिफॉर्म किया था, तो उन्होंने एक द्वार खोल दिए थे कि भाई प्राइवेट और डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होंगे, और इसका जो एक मेजरमेंट हुआ था कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो होता है हमारी कंट्री का, वो बढ़ गया था 13 गुना, 13 फोल्ड, 13 गुना बढ़ा था वो। $270 बिलियन से वो $3.5 ट्रिलियन पे आ गया था सिंस देन, जब से उन्होंने ये अनफोल्ड करी थी पॉलिसी। और उसके बाद से सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स ने इसको रिवर्स नहीं किया, इस पॉलिसीज़ को रिवर्स नहीं किया, इसको चलने दिया। मतलब समझिए कितने फ़ायदेमंद पॉलिसी उन्होंने तब उस समय रिलीज़ करी थी। वाइल राव's मार्केट ओरिएंटेड लिबरलाइजेशन, जबकि राव साहब का एक मार्केट ओरिएंटेड लिबरलाइज ओरिएंटेशन था उनका, मतलब उन्होंने जो भी पॉलिसी बनाई थी वो मार्केट ओरिएंटेड थी और बहुत ही लिबरल थी। मेजर्स अनलेश द एनिमल स्पिरिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। अनलेश का मतलब खोल दिया, एनिमल स्पिरिट्स मतलब जिनको बहुत चाहत थी एंटरप्रेन्योर्स की ऑफ इंडिया, जिनको बहुत चाह थी कि भाई वो बिज़नेस करें। तो एनिमल स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, जो एंटरप्रेन्योर्स अपना चलाना चाहते थे सेटअप, उनको उन्होंने एक आज़ादी दे दी। द अदर टू मैन वर मसीहाज नो लेस फॉर द फार्मर्स ऑफ द भारत। और बाकी जो दो थे वो मसीहा थे और कहीं कमी थे वो भारत के फार्मर्स के लिए। चरण सिंह 3 लैंडमार्क pieces of legislation in Uttar Pradesh dismantling the zamindari system of intermediaries between cultivator and estate, enabling consolidation of fragmented holdings and enforcing land ceiling, transformed the agriculture economy of northern India ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। तो एक बहुत बड़ा इन्होंने एक निर्णय लिया था चौधरी चरण सिंह ने। एक लैंडमार्क पीस ऑफ लेजिस्लेशन इन उत्तर प्रदेश कहा था कि डिसमेंटल किया था ज़मींदारी सिस्टम को, इंटरमीडियरीज के बीच में कल्टिवेटर और स्टेट जो बीच में इंटरमीडियरी से उनको हटाया गया था, और इनेबल किया था कंसोलिडेटेड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स का, एनफोर्सिंग लैंड सेलिंग्स, ताकि कोई भी लैंड का कोई गवर्न ना हो सके। ट्रांसफॉर्म्ड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग 1950 एंड 60s। एक काफ़ी अच्छा बदलाव लेके आया था ये 1950 और 1960 के दशक में। इट हेल्प क्रिएट अ न्यू सोशली एंड पॉलिटिकली एम्पावर्ड मिडिल पीजेंट क्लास इन द रीजन। इसने बहुत अच्छा हेल्प किया सोशली पॉलिटिकली एम्पावर्ड मिडिल पीजेंट क्लास, मतलब जो मध्यम वर्गीय किसान हैं उनके लिए अच्छा एक समझ लीजिए सतह बना दी उनके लिए। देयर इकोनॉमिक फॉर्च्यून्स रोज विद द ग्रीन रेवोल्यूशन हुज की आर्किटेक्ट वॉज स्वामीनाथन। उनकी जो इकोनॉमिक फॉर्च्यून थी वो रोज़ बढ़ गई ग्रीन रेवोल्यूशन से, जिसको कि आर्किटेक्ट किया था हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट स्वामीनाथन जी ने। ही वॉज द फर्स्ट टू रिकग्नाइज द पोटेंशियल ऑफ न्यू हाई यील्डिंग वीट एंड राइस वैराइटीज़। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रिकग्नाइज़ किया था कि क्या पोटेंशियल है हमारे नए वीट में और राइस वैराइटीज़ में। लेस टॉल विद स्ट्रॉन्ग स्टेम्स दैट रिस्पॉन्डेड वेल टू फर्टिलाइजर एप्लीकेशन एंड डिडंट बेंड व्हेन देयर ears were heavy with well filled grains and growing them in India। मतलब उन्होंने बताया कि ये जो वीट्स और जो राइस थे, कितनी इनकी जो वैरायटी थी कितनी अच्छी थी कि वो स्ट्रॉन्ग स्टेम्स थे। पहले तो उनका स्ट्रॉन्ग स्टेम था और वो फर्टिलाइज़र्स के साथ बहुत अच्छे बेंड हो जाते थे। मतलब एक होती है जो चावल की कोई एक आप दाना डालिए और उस फर्टिलाइजर करिए तो वो ख़राब होती है, लेकिन ये जो वैरायटी थी ये बेंड नहीं हुई, ये खड़ी रही और ये बढ़ी। और लिखा भी गया कि व्हेन देयर ears were heavy with well filled grains, जब वो बढ़ गई, बढ़ के वो पेड़ में चावल लग गए तो ऐसा नहीं हुआ कि वो ख़राब हो, वो बढ़े। दैट ऑल हेल्प्ड कि मल्टीपल राइस वैराइटीज़ और वीट्स के लिए किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ। एंड ग्रोइंग देम इन इंडिया, और वो भी इंडिया में बड़ा, हम इसको पैदा कर रहे हैं तो पैदावार बढ़ी और उसको जब सेल करेंगे तो रिटर्न अच्छा होगा ही। तो ये उन लोगों के लिए, किसानों के लिए अच्छा एक उन्होंने जो एनालाइज़ किया था स्वामीनाथन जी ने, काफ़ी अच्छा एनालाइज़ किया था और उसको इनेबल किया। ही ऑल्सो स्ट्रेंथन द नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम, जिसको कि हम नार्स कहते हैं, that has helped boost yields in the crops as well as including through breeding of varieties resistant to pest, disease and abiotic stresses। तो उन्होंने जो ये स्थापना करी थी नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम की, उसने बूस्ट किया हमारी जो क्रॉप्स को ईल्ड करने में, ईल्ड मतलब उनको गेन करने में, इंक्लूडिंग ब्रीडिंग ऑफ वैराइटीज़। ब्रीडिंग ऑफ वैराइटीज़ मतलब डिफरेंट तरीके के गेहूँ चावल को उगाना ब्रीडिंग कहा जाता है, और उसको रेजिस्टेंट किया पेस्ट, डिजीज़ या एबॉटिक स्ट्रेस। एबॉटिक स्ट्रेस आप समझ जाइए, मतलब किसी प्रकार का ये एटमॉस्फेरिक स्ट्रेस कहा जाए, या इसका अगर कोई और
तार्किक अगर हम शब्द निकालें तो एटमॉस्फेरिक हो जाए या हवा पानी का स्ट्रेस हो जाए तो क्या हो सकता है बॉडी को सिंपली कहा जा सकता है अजैव अजीब या अजीवी कोई स्ट्रेस को वो रिमूव कर दे। उन्होंने इस रिसर्च सिस्टम को स्टैब्लिश किया नार्स को। द अवॉर्डिंग ऑफ भारत रत्न टू 3 एमिनेंट पर्सनस शुड ऑल्सो बी अ मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। ये जो भारत रत्न दिया गया इन 3 एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को, ये एक क्षणिक मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन दे कि हम सोचें हम कि ये जो 3 थे महानुभाव, इन्होंने किस तरीके से भारत की को बढ़ाने के लिए अपने अपने योगदान किए। तो हम भी इंट्रोस्पेक्ट करें कि हम कैसे योगदान कर सकते हैं। रिफॉर्म्स हैव डिलीवर्ड ग्रोथ, इनके रिफॉर्म्स ने ग्रोथ को डिलीवर किया है, मतलब इनके रिफॉर्म्स ने भारत की बढ़ोतरी कराई है हर क्षेत्र में, बट नॉट लेसन पावर्टी एज मच एज वॉज होप्ड। भले ही पावर्टी उसमें उतनी कम ना हो पाई हो जितना सोचा गया हो। Rao wouldn't have been happy with rising inequality and continued mislocation of resources towards inefficient producer and consumer subsidies. अभी राव साहब होते तो खुश नहीं होते देखते, अगर ये देखते कि उनकी राइजिंग इनइक्वालिटी है, कंटिन्यूड मिसलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर सब्सिडीज़ हैं, तो वो इस सब को देख के खुश नहीं होते। इन टूडेज टाइम्स ही मे हैव बैटल्ड फॉर मोर डायरेक्ट इनकम सपोर्ट। आज अगर वो होते तो वो इसके लिए खड़े होते और बैटल करते, मतलब झगड़ा करते या कोई रास्ता बनाते कि कोई डायरेक्ट इनकम सपोर्ट हो पाए। चरण सिंह मिडिल पेजेंट हैज़ बिकम अ प्रिजनर ऑफ पास्ट सक्सेस and needs a new formula for boosting incomes through crop diversification, improved input use efficiency, and cutting out intermediaries in the markets of produce, similar to oppressive zamindars of yore. तो अगर चरण सिंह जी होते तो जो उस समय के उनके मिडिल पीजेंट जो थे, उस समय की जो पास सक्सेस उनको मिली थी, आजकल के नए फार्मूलाज को वो इनकॉर्पोरेट कर पाते, क्रॉप को डाइवर्सिफाई कर पाते, इम्प्रूव कर पाते, इनपुट को, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा पाते और इंटरमीडिएट्स को कट कर पाते। जैसे बीच में कहते हैं ना कि ज़मींदार लोग होते थे और वो किसानों से मोल भाव करके कम में ले लिया, ज़्यादा में बेच दिया, तो इसको हटा देते। वो ये करते अगर आज चरण सिंह जी होते तो। द बेस्ट ट्रिब्यूट टू स्वामीनाथन वुड बी टू रिजॉल्व रीस्टोर द नार्स। और जो बेस्ट ट्रिब्यूट स्वामीनाथन जी की होती वो होती रीस्टोर करने की नार्स को टू इट्स फॉर्मर ग्लोरी, जो उन्होंने इस्टेब्लिश करा था ना। ये लिखा भी हुआ यहाँ पे नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम, उसको रीस्टैब्लिश करके उसकी फॉर्मर ग्लोरी पे उसको लाया जाता। फार्मर इंटरेस्ट इज़ better served by more money for research and infrastructure investment, not under pricing of fertilizers, electricity and water। बल्कि फार्मर इंटरेस्ट को बेटर सर्व किया जाता रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स में, ना कि अंडर प्राइसिंग कर दें हम फर्टिलाइज़र, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की। तो ये एक मुद्दा है जो हमने आज एक डिस्कस किया और काफ़ी बेहतरीन और एक आजकल का एक करंट टॉपिक और सच में एक सोचनीय मुद्दा है कि किस तरीके से हमारे जो पूर्व लीडर्स थे किस तरीके से रिफॉर्म करते थे और कैसे भारत को आगे बढ़ाते थे। नाउ फॉर माई ग्लोबल ऑडियंस आई एम गोइंग टू रीड दिस वेरी इंटरेस्टिंग पैसेज in Indian context that is going to be. Please listen it out and let us know in comments what you would like to learn more about. Let's start. The Indian Express, founded by Ramnath Goenka, and that's the tagline because the truth involved us all. That's the paper tagline that you can see. Three Ratnas. Honor to Rao, Swaminathan, and Charan Singh is well deserved and politically timed. It should also spur introspection. The timing ahead of Lok Sabha polls of the Narendra Modi government's decision to confer Bharat Ratna on Chaudhry Charan Singh and P.V. Narasimha Rao, both former prime ministers, may be political. While first was leading anti-Congress voice from the late 60s to the mid-80s, the latter is someone whom the current ruling dispensation has sought to portray as having gotten a raw deal from the grand old party. But there is no doubt that both, and the third recipient of the honor, the agriculture scientist M.S. Swaminathan, fully deserve the nation's highest civilian award. Narasimha Rao was the father of Indian economic reforms, the success of the policy changes he unveiled in 1991, opening up the economy to the world and private investments, both domestic and foreign, can be measured not only by the country's GDP growing some 13-fold from $270 billion to $3.5 trillion rather since then, but also by subsequent governments not really reversing directions. While Rao's market-oriented liberalization measures unleashed the animal spirit of entrepreneurs in India, the other two men were masihas no less for the farmers of Bharat. Charan Singh's three landmark pieces of legislation in
Uttar Pradesh, dismantling the zamindari system of intermediaries between the cultivator and the state, enabling consolidation of fragmented holdings and enforcing land ceilings, transformed the agricultural economy of northern India during 1950s and 60s. It helped create a new socially and politically empowered middle peasant class in the region. Their economic fortunes rose with green evolution, whose key architect was Swaminathan. He was the first to recognize the potential of new high yielding wheats and rice varieties. Less tall with strong stems that responded well to more fertilizers application and didn't bend with their ears were heavy with well filled grains and growing them in India. He also strengthened the national agriculture research system NARS that has helped boost yields in other crops as well, including through breeding of varieties resistant to pest, disease, and abiotic stresses. The awarding of Bharat Ratna to three eminent persons should also be a moment of introspection. Reforms have delivered growth but not lessened poverty as much as was hoped. Rao wouldn't have been happy with the rising inequality and continued mislocation of resources towards inefficient producer and consumer subsidies. In today's times, may have battled for more direct income support. Charan Singh's middle peasants have become prisoners of past success, need a new formula for boosting incomes through crop diversification, improved input use efficiency, and cutting out intermediaries in the marketing of produce. Similar to the oppressive zamindars of yore, the best tribute to Swaminathan would be to restore Nast to its former glory. Farmer interest is better served by more money for research and infrastructure investments, not under pricing of fertilizer, electricity, and water. So this was all content today. If you have really liked the video, please like, subscribe, and share, and leave us a comment what you would like as per the content, what improvisations you might would like to listen, and what next you might would like to hear from us. Thank you for listening to us, and thank you for all your time.